जाना किस्त नंबर 27। अस्कलम लाइबा खान। बसीर खान ज़्यादा थके असाबों के साथ बेड पर औंधे मुंह लेट गया था। अब उसे टेंशन खाई जा रही थी कि वो सुबह हवेली वालों को क्या बताएगा। क्या नाबिया कहाँ चली गई। उन्हें सब टेंशनों में इसका दिमाग उलझा हुआ था कि रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था कि दादाजी कमरे में दाखिल हुए। बसीर खान ज़्यादा इतनी देर रात तक अपने दादा को यहाँ देखकर बौखला कर उठा और उन्हें बेड पर बिठाते परेशानी से इनकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ दादाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? इतनी रात पर आप आज जागे क्यों? बसीर खानज़ादा ने दादा की तरफ देखते हुए नरमी से पूछा था। बसीर, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हारे और अनाबिया बेटी के बीच में जो भी बातें हुई हैं और उसे हवेली से जाता हुआ भी देख लिया है। मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे खुद ही बता दोगे, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। अब ये बताओ कि कौन सा सच है जो तुमने अभी तक नहीं बताया। दादाजी ने बसीर खानज़ादा पर धमाका करते हुए कहा था। वो रात के इस वक्त लॉन में जाकर थोड़ी देर टहलने के लिए जाने वाले थे, लेकिन बसीर और अनाबिया के कमरे से चीखों की आवाज़ सुनते वो उधर ही रुककर इनके कमरे के अंदर जाने वाले थे, लेकिन उन्हें इतनी खतरनाक बातें करते देख दादाजी सदमे में ही चले गए थे और कुछ ना करके भी वहीं पर खड़े रहकर सारी बातों को सुन चुके थे। बसीर खानज़ादा ने गहरी सांस भरी थी। जानता था कि अब जब तक दादाजी को सब कुछ नहीं बता देता वो यहाँ से नहीं जाते, इसलिए ज़िद करने से अच्छा है कि उन्हें सब बता दिया जाए। राखा नामी एक आदमी हमारे मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है, जिसका केस तकरीबन 1.5 साल पहले मुझे हैंड ओवर किया गया था। अनाबी से निकाह से पहले बसीर खानज़ादा अभी मज़ीद अपनी बात आगे जारी रखता कि दादा ने हैरत का इजहार करते हुए कहा था कि तुम्हें क्यों दिया ये केस, तुम तो एक आम इंसान हो ना। बसीर खानज़ादा ने दादा की आंखों में देखते हुए नफ़ी में सिर हिलाया और कहा कि दादाजी, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, और साथ ही अपना सर नीचे कर दिया था। बसीर खानज़ादा जानता था कि वह इस पर गुस्सा करेंगे। दादाजी इसका झुका सर उठाया और इसके माथे पर बोसा देते हुए कहा था कि मुझे फ़ख्र है कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, और अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। इसी राखा की वजह से तुमने अनाबिया से झूठ मूठ का निकाह रचाकर हवेली में लाया था ना, ताकि तुम इसके ज़रिए इसके बाप तक पहुँच सको। बाकी की आगे बातें तो मैं तुम्हारी सारी सुन चुका हूँ। दादाजी ने भी अपने स्मार्ट होने का सबूत दिया तो बसीर खानज़ादा के चेहरे पर मुस्कुराहट ने अहाता किया था। जी दादाजी, ऐसे ही है, लेकिन अब तक हम उसे अरेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि अभी तक हमारे हाथ पूरे सबूत नहीं लगे। बसीर खानज़ादा ने दादाजी से कहा तो दादाजी ने हाँ में सर हिलाया था। दादाजी, अभी आप ये बात घर में किसी को ना बताना, और ना ही भाइयों में से किसी को बताना। धर्म लाला को तो ये बात बिल्कुल भी नहीं पता चलनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा कीमा ही बना दे। बसीर खानज़ादा ने दादाजी की तरफ देखते हुए हंसकर कहा तो दादाजी ने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया था। दादाजी, अब आपकी लाडली नवासी मुझसे निकाह करेगी क्या? आप उसे मेरे निकाह में देंगे? यकीन करें, बहुत तड़पा हूँ इसके लिए, बचपन से लेकर अब तक नफ़रत ही करता आया था, लेकिन अब अचानक से मेरे दिल में इसके लिए प्यार, मोहब्बत, इश्क जैसे जज्बात ने सर उठाना शुरू कर दिया है। मैं अब उसे मज़ीद 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकता। सुबह हम इस मसले पर बात करेंगे। मैं ज़रिश को ज़रूर तुम्हारे लिए मनाऊंगा। मैंने भी इसकी आंखों में तुम्हारे लिए जज्बात देखे, इसीलिए अपने दादाजी पर भरोसा रखो। वो तुम्हें बिल्कुल भी निराश होने नहीं देगा। और अब जाओ, जाकर सो जाओ और पुरसुकून हो जाएं कि किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूँगा। दादाजी ने पुरसुकून होते कहा तो बसीर भी पुरसुकून होते बेड पर जाकर लेट गया था। दादाजी भी इसके कमरे की लाइट ऑफ की और कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। जानते थे कि अपनी लाडली नवासी को अपने लाडले पोते के लिए किस तरह मनाना है। ये सब सोचते हुए अभी तक बेड के पास ही बैठी हनूस हिचकियों से रो रही थी। जरीश इस बात से वाकिफ़ नहीं थी कि बसीर खानज़ादा एक सीक्रेट एजेंट है और अनाबिया एक नॉन मुस्लिम है, क्योंकि उसे सिर्फ इतना बताया गया था कि इन दोनों का निकाह हुआ नहीं था, और उसे ये भी बताया गया था कि बसीर इससे झूठा मूठा निकाह बस रचाया था इसे अपने शेयर्स लेने के लिए। इसी वजह से तो जरीश खानज़ादी बदगुमान थी कि अपने शेयर्स वापस लेने के लिए एक लड़की से झूठ मूठ का निकाह तक कर गया था। जरीश हनूज रोते हुए यही कुछ सोच रही थी और ख़ुद को अजियत देती जा रही थी। अभी वो मज़ीद रो रही थी कि कमरे का दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ के साथ खुला था और वह हैरान होती कमरे के अंदर दाखिल होते बसीर को देख रही थी। इसने तो दरवाज़ा लॉक किया था, तो बसीर ने दरवाज़ा कैसे खोला? ये सवाल इसके जहन में झट से आया था, लेकिन इसके हाथ में चाबी को देखते वो समझ गई थी कि मुलाजमत से इसने चाबी मंगवा कर इसे कमरे का दरवाज़ा खोला है। जाएँ यहाँ से, क्यों हैं आप यहाँ पर? जरीश खानज़ादी ने रोते हुए चीख कर कहा था। इसकी आंखों की अजियत और दर्द को आंखों से ही महसूस किया जा सकता था। इसकी गोल्डन आंखों में इस वक्त रोने की वजह से बेतहाशा सुर्ख थी। इसकी नाक भी सुर्ख और साथ ही साथ इसके सफ़ेद से मोमी गाल भी इस वक्त शिद्दत से सुर्ख पड़ते बसीर खानज़ादा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर गए थे। क्या हो गया है मेरी जान को? किसी ने कुछ बोला है क्या? बसीर खानज़ादा तो इसकी सुर्ख आंखें और रोता देखकर तड़प उठा था। इसे करीब जाते उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराना चाहा, लेकिन जरीश ने इसकी कोशिश नाकाम बनाकर उसे खुद से दूर छटक दिया था। खबरदार खबरदार, अगर मेरे करीब आने की भी कोशिश की आपने तो
मैं आपकी जान ले लूँगी। जाएँ यहाँ से। औरत की आपकी नज़रों में क्या अहमियत है? क्या मैं नहीं जानती हूँ? क्या जाएँ यहाँ से और दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। सरीश खानज़ादी ने चीखते हुए उसे यहाँ से जाने के लिए कहा था। मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? और औरत की मेरी नज़रों में क्या अहमियत है? क्या ये तुम जान नहीं पाई? क्या तुम्हारी इज़्ज़त लूटी है मैंने? क्या मैं तुम्हारे करीब कभी तुम्हारी रजामंदी से नहीं आया? क्यों ऐसी बातें करके मुझे मेरी ही नज़र में गिराना चाहती हो? कि क्यों चाहती हो कि मैं टूट जाऊँ और हार मानने से पहले ही हार मान जाऊँ? तुम ही तो मेरा मजबूत सहारा हो। अगर तुम ही ऐसा करोगी तो आगे जाकर कितनी मुश्किलें आने वाली हैं, इसको मैं कैसे फेस करूँगा? बसीर खानज़ादा ने आज ही जाते कहा था। वो नहीं जानता था कि ज़रीश किस वजह से इतनी मुश्किल और इतनी असियत में रो रही है, लेकिन जो कुछ भी था वो ज़रीश खानज़ादी को ऐसे रोने तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था। मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी, आप जाएं यहाँ से। ज़रीश खानज़ादी का दिल नरम पड़ा था इसकी बातें सुनते हुए, इसलिए इसकी तरफ से रुख मोड़ते कहा था। बसीर खानज़ादा ने इसकी पुश्त को अपने सीने से लगाते अपने दोनों बाजू इसके पेट के गिर्द हाइल किए, अपनी थोड़ी को उसके कंधे पर रखे उसे मज़ीद अपने करीब किया था। मैं नहीं जानता कि क्या बात हो गई, लेकिन जो भी है मैं इसलिए सॉरी बोलता हूँ। मेरी जान, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर मुझे गलत बिल्कुल ना समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और एक तुम ही तो हो वाहिद लड़की जो बसीर खानज़ादा के दिल पर हुकूमत करती और इंशाल्लाह आगे भी करेगी। बसीर खानज़ादा ने इसके सुर्ख गाल पर अपने लब रखते कहा तो ज़रीश खानज़ादी का पूरा जिस्म काँप गया था। अब आप पास ना आए मेरे और दूर हो जाए मुझसे। मैं आपसे नाराज़ हूँ और आप मुझे बिल्कुल भी बात मत करें, ज़रीश खानज़ादी ने रोते हुए कहा। साथ ही साथ इसके हाथों से हनूज आंखों से हनूज आंसू बह रहे थे। बसीर खानज़ादा ने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और इसके बहते हुए आंसू पर नरमी से लब रखते इसके आंसुओं को अब लबों से चुनता चला गया। मेरी जान, एक तुम ही तो सहारा हो बसीर खानज़ादा का। अगर तुम ही ऐसे रूठ जाओगी तो मेरी ज़िंदगी का कुल असासा मुझसे दूर होता मुझे नज़र आएगा। मत करो मुझे खुद से दूर, क्यों समझती नहीं हो? एक तुम ही तो हो जिसके लिए मैं इस दुनिया में जीता आया हूँ। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं टूट जाऊँगा, हार जाऊँगा। बसीर खानज़ादा ने हनूज इसके गाल पर लब रख के कहा था, साथ ही उसे शिद्दत से अपने सीने में भींचते हुए उसे जैसे अपने हसार में छुपाकर सारी मुश्किलों और टेंशनों से दूर रखना चाहता। मुझे कभी खुद से दूर नहीं करेंगे ना? साज ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? आप? ज़रीश खानज़ादा ने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल पूछा तो बसीर खानज़ादा ने शिद्दत से इसके लबों पर झुकते हुए नहायत ही नरम अंदाज में इसके दोनों गालों और सक करके इसके जिस्म में बेचैनी पैदा करने का बाइस बन गया था। अपने लम्ब से वो उसे बताना चाहता था कि वो किस कदर प्यार करता है। बसीर खानज़ादा शिद्दत से इसके दोनों लबों को अब अपने लबों में जकड़े उन्हें प्यार से रोमांटिक अंदाज में सक कर रहा था। ज़रीश खानज़ादी भी इसकी शिद्दत को महसूस करते इसके शर्ट को मुट्ठियों में जकड़कर इसकी शिद्दत को बर्दाश्त करने लगी। उसे अपने गले से लगाते बसीर खानज़ादा ने जैसे अपने लम्ब से इसके सारे गिले शिकवे को मिटा दिया था। मेरी जान हो तुम, दोबारा ऐसा कभी भी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। बसीर खानज़ादा अपनी ज़िंदगी की सांसें तो हार सकता है, लेकिन ज़रीश खानज़ादी को खुद से दूर कभी भी नहीं कर सकता। बसीर खानज़ादा ने ज़रीश की तरफ देखते कहा और साथ ही इसके माथे पर शिद्दत से लब रखते इसको दोबारा से अपने सीने से लगाया था। तबीयत ठीक है? चक्कर तो नहीं आ रहे तुम्हें? सरम खानज़ादा हवेली के अंदर आते हुए रूहान और मोहज़ला को एक दूसरे के साथ फुटबॉल में मसरूफ़ देखते खेलते देखकर मोहज़ला की तरफ आते पूछा था। जी जी, मेरी तबीयत ठीक है, नहीं आ रहे चक्कर, मोहज़ला ने लड़खाते हुए लहजे में कहा था। न जाने सामने वाले की पर्सनैलिटी में ऐसा क्या था कि जब भी वो उसके सामने आता तो उसे लड़खड़ाने पर मजबूर कर देता था। बाबा आप भी हमारे साथ खेलें ना फुटबॉल, मज़ा आएगा। रूहान ने जल्दी से अपने बाबा के पास जाके इनकी मिन्नत करते हुए पैर से पकड़ते कहा था। मेरा बच्चा, पापा अभी भी तो ऑफिस से थके हुए आए हैं, तो अभी मैं नहीं खेल सकता। इंशाल्लाह हम बाद में रात में एक साथ लेट कर मूवी देख लेंगे, ठीक है? ज़रम खानज़ादा ने रूहान के गाल पर किस करते कहा तो रूहान ने खुशी से ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया था। बाबा पार्टनर भी होगी ना हमारे साथ, पार्टनर भी मूवी देखेगी ना? रूहान ने जल्दी से अपने पार्टनर की फ़िक्र की थी कि कहीं वो अपने कमरे में जाकर न सो जाए, जिस तरह से वो पिछले 2-3 दिन से इसके कमरे से उठकर अपने कमरे में भाग जाया करती थी रात के वक्त। ये बात तो आप अपनी पार्टनर से पूछें कि वो हमारे साथ क्यों नहीं सोती और वो हमारे कमरे से क्यों भाग जाती है, और वो हमारे साथ मूवी देखेंगी या नहीं? सरम खानज़ादा ने मुस्कुराहट दबाते मोहज़ला की तरफ देखते हुए रूहान से कहा था। वो मोहज़ला कन्फ्यूज़ सी हो गई थी कि अब इस बात का क्या जवाब दे। वो उसे अपने बालों को खुजाती हुई वो बेहद कन्फ्यूज़ नज़र आती। इस वक्त सीधा ज़रम खानज़ादा के दिल की धड़कनों में ऊधम मचा गई थी। वो अभी हमारी शादी नहीं हुई ना? जल्दी से मोहज़ला के दिमाग में जो भी जवाब आया वो ज़रम और रूहान से कह दिया था, और इसका जवाब सुनकर ज़रम का दिल चाहा कि वो कह लगा उठे। हाँ, अलबत्ता रूहान इसकी बात से थोड़ा सा
सहमत सहमत सा नज़र आ रहा था, क्योंकि उसे वाकई नहीं पता था कि शादी और निकाह में क्या फ़र्क होता है। यकीन मानो इस वक्त तुम दोनों के दिमाग में मुझे 1% भी फ़र्क महसूस नहीं हो रहा कि जिस तरह से 4 साल का रूहान सोचता है, बिल्कुल इसी तरह से 18 साल की मौजला भी ज़रम खानज़ादा ने मुस्कुराहट दबाते इन दोनों से कहा था। अब दोनों ही कन्फ्यूज नज़र आते ज़रम की तरफ देख रहे थे कि जैसे इसने अपनी बात कही, इसका मतलब भी समझाए इन दोनों को। कुछ नहीं, दोनों जाकर अपना अंदर जाकर मुंह हाथ धो, आप दोनों फिर मेरे साथ आइसक्रीम पर जाना चाहेंगे? ज़रम खानज़ादा ने इन दोनों से पूछा तो दोनों ने बच्चों की तरह ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया था। रूहान तो अलबत्ता ज़रम की गोद में था, इसलिए इसके गाल पर किस करते उसे अंदर भेजना चाहा था, लेकिन रूहान वहीं पर खड़ा मौजला का इंतज़ार कर रहा था कि वो भी इसके साथ ही जाएगी। अभी ज़रम मौजला से कुछ कहता ही कि जल्दी से रूहान आगे आया और अपने बाबा का हाथ दोबारा से पकड़ के कहा कि बाबा, मैं आपसे एक बात पूछूं? बाबा, आप हम दोनों को कहते हैं ना कि हम दोनों आपके बच्चे हैं, तो जिस तरह से आपने मुझे गाल पर किसी की करके अंदर भेजा, गुड बाय किया, इसी तरह आप पार्टनर को भी गाल पर किसी कर दें ताकि वो भी अंदर जाए। आपको पता नहीं पार्टनर इसीलिए तो खड़ी हुई है। रूहान ने अपने बाबा की तरफ देखते मासूमियत से ज़रम खानज़ादा से कहा था। रूहान की बात सुनकर ज़रम खानज़ादा का दिलकश कहकहा लॉन में गूंजा था। दूसरी तरफ मौजदा बुरी तरह से बुखलाती जल्दी से घर के अंदर भागना चाहती थी कि ज़रम ने इसका हाथ पकड़ के अपने करीब किया और इसके गाल पर अपने सर्द लब रखते हुए ज़रा सा अपनी ज़बान निकाल कर इसके गाल को सक करके छोड़ा था। मेरा बच्चा, अपनी गुड बाय किस को ले जाओ, वरना हमारा बेटा नाराज़ हो जाएगा। ज़रम खानज़ादा ने अपने चेहरे पर मसनूई मासूमियत तारी करते कहा था। दूसरी तरफ मौसला का दिल धड़कना शुरू हो चुका था, हाथ पैर पसीने से भीग गए थे। जल्दी से इसके हसार से खुद को छुड़ाकर रूहान से बाद में बदला लेने का सोचकर वो घर के अंदर भागी थी। चलो अब चलते हैं, आपकी पार्टनर भी घर के अंदर चली गई, आइसक्रीम खाने भी तो जाना है। सरम ने अपने टिड्डे से बेटे को अपनी गोद में उठाते इसकी गाल पर ज़ोरदार किसी देते हुए कहा था। बाबा, आपकी दाढ़ी चुभती है, इतनी ज़ोर से किसी ना किया करें, मेरी चीख में फिर जलन होती है। रूहान ने मासूमियत से कहा तो ज़रम को अपने बेटे पर टूट कर प्यार आया था। वो किस कदर मासूम था और अपनी मासूमियत में वो अपने बाबा का काम भी कर गया था। सॉरी, थोड़ा सा शोर शराबा बीच में आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन मैं बाहर लॉन में बैठी हुई हूँ तो इसलिए मुझे इधर उधर से शोर शराबा आ रहा है। कोई बाहर से बाइक गुजरती है या फिर अभी साथ वालों की गाड़ी आई है तो उनका गेट खुला है, तो थोड़ी सी जो है वो डिस्टर्बनेस है, उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। अंदर बहुत गर्मी है, लाइट गई हुई है। ओके ओके बच्चा, सॉरी सॉरी, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ज़रम खानज़ादा ने कहा, साथ ही सी गर्दन में अपनी दाढ़ी चुभाते उसे महसूस करवाता उसे दोबारा से खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया था। ज़रम खानज़ादा ने उसे कमरे में लाकर छोड़ा और कहा कि चलो जल्दी से चेंज करो और तैयार हो जाओ, तब तक आपकी पार्टनर भी आ जाएगी, मैं भी चेंज करके तैयार होता हूँ। रूहान ने भी हाँ में सर हिलाया और जल्दी से वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने भागा था। अब तो मौजला की तबीयत ठीक हो गई है, तो क्या हम दोनों ऑस्ट्रेलिया घूमने जा सकते हैं? आरिश खानज़ादा ने बुझे हुए दिल के साथ औजला से पूछा था। वो दोनों इस वक्त बैकयार्ड के खूबसूरत से छोटे से गार्डन में ज़मीन पर बैठे हुए थे, तो अचानक से आरिश ने मौजला से सवाल पूछा। औजला ने चौंक कर इसकी तरफ देखते कहा कि अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं जाना, अब तो आप क्या करेंगे? और चाहती थी कि अगर वो उसके साथ ना जाए तो आरिश क्या करेगा। फिर तो मेरे पास बस एक आखिरी ही हल बचता है। आरिश खानज़ादा ने अपने चेहरे पर निहायत ही मिस्कीनियत तारी करते नफ़ी में सर हिलाते कहा था। कैसा हल? औजला को भी तजस्सुस हुआ था कि आखिर क्या करेगा वो इसके साथ। नहीं जाती तो बस फिर रात में तुम्हें नींद की गोलियां देकर तुम्हें उठाकर एयरपोर्ट ले जाना होगा, और जब तक तुम होश में आओगी तब तक हम ऑस्ट्रेलिया होंगे। आरिश खानज़ादा ने चेहरे पर शरारत तारी करते कहा। तो औरजा ने इसके कंधे पर थप्पड़ जड़ा था। बहुत ख़राब हो तुम खानज़ादे, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मुझे नींद की गोलियां दोगे? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। औरजा शेरनी बनती इसके दोनों कॉलर में हाथ डालते अपने करीब करते बोली थी। ओहो, क्या स्वैग है मेरी खानज़ादी का। ये खानज़ादा तुम पर ऐसे ही ना मर जाए तो फिर मारने की ज़रूरत ही क्या है? मेरी जान, अगर तुम कहो तो अभी तुम्हारी गोद में लेटकर अपनी सांसों को खुशी खुशी अलविदा कह सकता हूँ। बस सिर्फ यही ख्वाहिश है कि सांसें तुम्हारी बाहों में रह कर ही निकले। आरिश खानज़ादा ने दिल पर हाथ रखते एक तरफ से झुकते नहायत खूबसूरत से अंदाज में औरजला को जवाब दिया था। इसकी इतनी खूबसूरत बात पे औरजला ने मज़ीद आगे कुछ कहा ही नहीं था। अब वो गौर से बस आरिश की तरफ ही देख रही थी, जिस आरिश को शादी से पहले जानती थी। वो आरिश तो कहीं दूर जाकर इससे रह गया था। शायद वो आरिश तो इसकी माँ के मरने के साथ ही मर गया था, और अब जो आरिश था वो पूरी तरह से बदल गया था। काश काश वो एक सानहा हमारी ज़िंदगी में ना हुआ होता, तो अब हम दोनों भी बाकी नॉर्मल कपल्स की तरह एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते। काश कि आप इस वक्त इस दिन एंड वक्त पे आकर इस तरह मोरे के सामने बातें ना करते। मेरी मोरे हमारे साथ होती और हम इसी खुशी अच्छी ज़िंदगी गुजारते।
ओरजला ने दिल में सोचते आसमान की तरफ नज़रों को उठाकर देखा था। इस पर इसका दिल शदीद उदास था। अपने मोरे के बारे में सोचते इसकी आंखों से आंसू टप टप करके बहते। इसकी गर्दन की गहराइयों में जज्ब हो रहे थे। आरिश खान ज़्यादा जो भी थोड़ी देर पहले खुश हो रहा था कि ओरजला इसके साथ फ्री होकर अब बातें करने लगी, अचानक से उसे उदास होता देख, इसकी आंखों से आंसू बहता देखकर वो शदीद परेशानी का शिकार हुआ था। जल्दी से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते इसकी आंखों में देखा था। इसके चेहरे के अपने दोनों हाथों में भरा था। क्या हुआ? अचानक से रोने क्यों लग गई? बताओ मुझे, क्या हो गया है मेरी जान को? आरिश खान ज़्यादा ने अपने अंगूठे से इसके आंसुओं को साफ करते कहा। साथ ही साथ वो अपनी जेब से रुमाल निकाल कर इसके आंसू से भीगी हुई गर्दन को भी साफ करने लगा। कुछ कुछ भी नहीं हुआ, छोड़े मुझे, हाथ हटाएं अपने। ओरजला ने नहायत ही धीमी आवाज़ में इसके हाथ अपने गाल से हटाए थे। आरिश इसके इस तरह से रिएक्शन पर थोड़ा हर्ट हुआ था कि ओरजला ने उसे दोबारा से क्या हो गया, लेकिन फिर खुद को रिलैक्स करते दोबारा से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। मोरे की याद आ रही है? आरिश खानजादा ने धीमी आवाज़ में ओरजला से पूछा तो ओरजला ने अब आंसू भरी आंखों से आरिश की तरफ देखते इस बात में सर हिलाते इसके सीने पर अपना सर रखे कतरा कतरा अपने आंसू इसकी शर्ट को भिगोने लगी थी। ओरजला जानती थी कि आरिश के सीने के अलावा कोई और सीना इसके लिए मैसर ही नहीं है, इसीलिए अपना दुख दर्द वो सब जाकर आरिश के सीने पर अपना सर रख कर ही निकालती थी, चाहे वो उससे नाराज़ ही क्यों ना हो, चाहे आरिश का सबसे बड़ा गुनाहगार ही क्यों ना हो। लेकिन ओरजला को जब भी किसी का सीना मैसर होता तो सर फहरिस्त आरिश का नाम ही इसके दिल में सबसे ऊंची जगह पर मुस्तंद होता। चुप हो जाओ यार, जब भी मोरे की याद आए तो उनके पीछे कुरान पाक की तिलावत किया करो, इस तरह से रोने से मज़ीद उन्हें भी और तकलीफ होगी। आरिश मुसलसल इसकी कमर को अपने हाथ से रब करते हुए इसे पुरसुकून कर रहा था। साथ ही साथ आरिश के दिल का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। ओरजला की सिसकियाँ अब आरिश को मज़ीद बेचैन कर रही थी। आरिश का बस नहीं चल रहा था कि बस किसी तरह से भी ओरजला को चुप करवा दे। मज़ीद इससे ओरजला की दर्द भरी सिसकियाँ पर सुनना बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आरिश का दिल चाह रहा था कि इसके कान बहरे हो जाएं और सुनने की सलाहियत ही खो दे, ताकि वो अपने खानजादी की ये दर्द भरी सिसकियाँ कभी सुन ही ना सके। आरिश की खुद की आंखें भी जब से सुर्ख पड़ती नमी से भर गई थी। उसे काफ़ी देर तक रोने के बाद भी चुप न होते देखकर इसका सर अपने सीने से निकालते आरिश ने नहायत ही धीरे से इसके लबों पर झुकते अपने लबों में जकड़े धीमी और नरमी से सट करके उसे चुप करवाना चाहा था। ओरजला तो हवास बाख्ता होती अपने दोनों हाथ इसके कॉलर पर रखकर इसकी शर्ट को अपनी ओटियों में दबोच गई थी। आरिश खानजादा ने नहायत ही नरमी से इसके दोनों लबों को अपने लबों में जकड़े लबों के साथ साथ अब जबान के साथ भी छिड़खानी करते अपने दोनों हाथ इसके बैक गर्दन पर रखे उसे अपनी गर्दन गोद में उठाकर बिठा चुका था। ओरजला को मजीद सांस लेने में दिक्कत महसूस होते देखकर आरिश ने काफ़ी देर बाद इसके लबों को सुर्ख करने के बाद इससे पीछे हुआ था। इसके लबों को धीरे से अपने लबों से जुदा करते आरिश ने इसके भीगे होंठों को देखा, जो इसकी ज़रा सी शिद्दत और सख्ती से सुर्खी इख्तियार कर गए थे। आरिश ने धीरे धीरे से अपने अंगूठे से इसके लबों को सहलाते इसका सर दोबारा से अपने सीने पर रखा था। अब कम से कम वो चुप तो हो गई थी। आरिश पर सुकून हो गया था। मेरी जान, रोती क्यों हो? क्यों रोकर मुझे और खुद को तकलीफ पहुंचाती हूँ? जानती हो ना कि तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम दोनों कल रात की फ़्लाइट से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। अब मज़ीद मैं तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा, आरिश ने हक जताने वाले अंदाज में कहा तो ओरजला ने इसके सीने से सर उठाकर इसकी तरफ देखा था। मुझे बताओ मेरी जान, क्या तुमने मेरे साथ नहीं जाना? आरिश ने ओरजला की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते कहा तो ओरजला को अपने जिस्म में स्पार्क से उठते महसूस हुए। बताओ मुझे, उसे चुप देखकर आरिश ने दोबारा से इसकी गर्दन में चेहरा छुपाते ही बुलंद आवाज़ में कहा तो ओरजला के पेट में तितलियां सी उड़ती उसे महसूस हो रही थी, क्योंकि बोलते हुए आरिश के लब ओरजला की गर्दन से मिस हो रहे थे। प्लीज़ प्लीज़ दूर हो जाए, मैं जाऊंगी ना आपके साथ, ओरजला ने घबराते हुए कहा था। इसकी घबराई आवाज़ सुनकर आरिश ने अपने लब दबाकर मुस्कुराहट जब्त की, साथ ही इसकी गर्दन पर नरमी से अपने सर से लब रखे तो ओरजला गहरी सांस ऊपर की तरफ लेती अपनी आंखों को बंद कर चुकी। आरिश खानजादा भी जब इसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ता ये लम्स इसके लिए जानलेवा सा हो जाता था। इस लम्स से तो ऐसा लगता था कि जैसे ओरजला की जान जाने वाली है। अभी भी ओरजला अपनी आंखें बंद की अपनी पोजीशन गर्दन पर आरिश खानजादा के सख्त लबों का लम्स महसूस करते कांप रही थी। ओरजला की गिरफ्त इसके शर्ट पर मजीद मजबूत हुई थी। आरिश ने इसकी गर्दन से अपना चेहरा बाहर निकाला और उसकी आंखों पर नरमी से अपने लब रखते उसे दोबारा से अपने सीने से लगाते ज़ोर से भींच लिया था। ये लड़की इसकी सांसें बनती जा रही थी और सांसों से भला किसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मेरी जान, मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, चाहे हम दोनों के बीच जितनी भी गलत फहमियाँ पैदा हो जाएं। सबसे पहले आकर मुझसे वो बात कहना, मुझसे सफाई मांगना। मैं हमेशा तुम्हारे दर पर आऊँगा, तुमसे माफ़ी मांगूंगा और हमेशा ही अपने इश्क और प्यार और अपनी वफा को साबित करने के लिए सारी ज़िंदगी सफाइयाँ देते रहूँगा, जब तक तुम
मान नहीं जाती। जानता हूँ कि मेरी वो एक गलती बहुत बड़ी है जिसकी माफ़ी शायद मांगना शायद बहुत अजीब है और मुझे ज़ेब भी नहीं देता, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफ़ी मांगूंगा मेरी जान, और हमेशा इस गलती का अजाला करने के लिए तुम्हारे कदमों में बैठा रहूँगा। आरिश खानज़ादा को तुम हमेशा अपने पास ही पाओगी, कभी भी उसे खुद से दूर नहीं पाओगी। तुम जब भी पलट कर आरिश को देखोगी वो तुम्हारे कदमों में ही बैठा होगा, बस तुम्हारी एक आवाज़ देने की देर होगी। आरिश खानज़ादा धीरे धीरे से जैसे ओरजला के कान में मीठा सा रक्स खोलता उसे अपना सिर बना रहा था, और जैसे इसके गिर्द हसार बुन रहा था कि उससे कभी दूर ना जाए। बताओ मेरे पास रहोगी ना हमेशा? आरिश ने इसका चेहरा अपने सीने से हटाते दोबारा से अपने सामने करते पूछा। तो ओरजला ने मिकानकी के अंदाज में बेसाख्ता ही हाँ में सर हिलाया था। आरिश ने अकीदत से इसके माथे पर लब रखते दोबारा से सीने से लगा लिया था। ये रात बहुत ही खूबसूरत थी। इस रात को आरिश खानज़ादा कभी भी गुजरने ही नहीं देना चाहता था। इसका इश्क इसकी बाहों में था, तो भला कौन आशिक होता कि ये चाहता कि रात गुजर जाए। कहाँ जा रहे हो तुम इस वक्त? जरम पोश में खड़ा मोहल्ला रूहान का इंतजार कर रहा था। बरलास को हवेली के अंदर जाकर देखकर इससे पूछा था, लाला क्या हो गया? हवेली के अंदर जा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कमरे में ही जा रहा हूँ ना, और भला मैं कहाँ जा सकता हूँ? बरलास खानज़ादा ने जरम की तरफ देखते कहा, तो जरम ने अपनी अकल पर अफसोस करते उसे देखा था। अच्छा, इस वक्त तो मैं बिजी हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना है रूहान और मौसला के साथ, लेकिन हाँ वापस आकर मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो अगर रात में मैं आऊँगा तो तुझे मैसेज कर दूंगा, ठीक है? जरम ने बरलास की तरफ देखते हुए कहा, तो बरलास ने भी हैरत से हाँ में सर हिलाता। इससे पहले कि वो अपने आगे कदम बढ़ाता, रूहान और मोहल्ला उसे पोच की तरफ आते दिखाई दिए तो उसकी शरारत की रग फड़क उठी थी। वैसे लाला, आप मुझे तो बताएं कि इन बच्चों की टोली को उठाकर आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? बरलास ने इन दोनों के करीब आते खास कर मोहल्ला की तरफ देखते हुए बुलंद आवाज में कहा था ताकि वो सुन ले, और मोहल्ला हमेशा ही अपने लिए बच्चे का लफ्ज़ सुनकर बुरी तरह चिढ़ गई थी। चाचू, आप मेरे पार्टनर को तंग ना करें, वरना मेरे बाबा यहीं पर मौजूद है। यहाँ पर हम वर्ल्ड war 3 भी बना सकते हैं। अपनी पार्टनर के लिए रूहान ने क्यूट से अंदाज में कहते अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधते एटीट्यूड से बरलास की तरफ देखते हुए कहा था, ओहो टिड्डे, मेरे पास मेरे बाएं हाथ का मुक्का पड़ेगा ना तुझे तो तू दूर जा गिरेगा। और वर्ल्ड war 3 का मतलब तुझे पता भी है? जो यहाँ पर आकर तू मुझे बता रहा है कि पार्टनर के लिए तुम दोनों वर्ल्ड war 3 खेलोगे? क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारी ये पार्टनर मेरी बहन है? बताओ क्यों मुझसे ज़्यादा मेरी बहन पर हक जता रहे हो तुम? बरलास को शायद बुरा ही लग गया था, इसलिए अपने एक हाथ से रूहान का गिरबान पकड़ता उसे ऊपर उठाकर गाड़ी के बोनट पर बिठा गया था। रोहान ने चीखते हुए अपने हाथों और पैरों से मजाहमत करते उसे खुद से हटाना चाहा था। साथ ही साथ वो अपने बाबा को भी मुसलसल पुकार रहा था, जो इन दोनों की बहस को देखकर गहरी सांस भरता अब गाड़ी के अंदर बैठा था, और साथ ही मोहल्ला को भी गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा किया था। देख चूजे, जिस पार्टनर के लिए तू यहाँ पर वर्ल्ड war 3 लड़ने का इरादा रखता है वो तुझे छोड़कर गाड़ी के अंदर बैठ रही है। मोहल्ला को गाड़ी के अंदर बैठता देखकर बरलास ने इन दोनों के बीच आग लगानी चाही थी। पार्टनर, मुझे ड्रैकोलास के हजार से छुड़ा कर ले जाएं प्लीज़, रूहान ने बरलास की तरफ देखते दांत किचकिचा कर कहा था। इसका हाथ इतनी मजबूत ग्रिप से इसकी शर्ट को पकड़े हुए था कि रूहान चाह कर भी इसका हाथ दूर नहीं कर पा रहा था, और महजला को तरस आ गया था। अपने पार्टनर पर जल्दी से बरलास के करीब जाते इसके पेट पर दोनों हाथ रखते उसे गुदगुदाने लगी, और बरलास जो रूहान की तरफ मुतवज्जा था, इस अचानक हुई अफ्ताद पर उसे हंसना तो नहीं आया, लेकिन हाँ एक पल के लिए ही सही, लेकिन वहाँ डर गया था। और डरकर इसके हाथ की गिरफ्त जब रूहान पर ढीली पड़ी तो मोहल्ला ने जल्दी से रूहान को गोद में उठाते गाड़ी के अंदर ले जाकर पहले उसे बिठाया, और फिर जल्दी से वो खुद भी बैठकर गाड़ी का दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दिया। जल्दी से गाड़ी को लॉक लगाएं, लाला आ जाएंगे। मैं हौसला फूली हुई सांसों के साथ जरम की तरफ देखते बोली, तो जरम ने भी जल्दी से गाड़ी को लॉक किया था। बरलास जो गाड़ी की तरफ आकर दरवाजे को खोलते इन दोनों को सबक सिखाने वाला था। इन दोनों को जुबान चढ़ाते अपनी तरफ देखता पाकर वो गुस्से से आग बगोला होता, मसनूई सा गुस्सा दिखाता वहां से हवेली के अंदर चल पड़ा था। पीछे से इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी इन दोनों को देखकर। अपनी बहन को खुश देखकर इसने अपनी बहन के खुश रहने के लिए दुआएं भी बहुत सारी की थी। वो एक भाई था और अपनी बहन को खुश देखकर वो भला खुश क्यों ना होता। थैंक यू पार्टनर, मुझे बचाने के लिए। रूहान गाड़ी को हवेली से बाहर निकलता देखकर रूहान ने मोहल्ला की तरफ देखते कहा, तो मोहल्ला ने इसके हाथ पर हाथ मारते अंगूठे का साइन बनाकर ऑल द बेस्ट का इशारा किया था कि बड़ी जैसे तुम्हारे लिए कुछ भी। आज तो मेरा फ़ोन भी मुझे बहुत तंग कर रहा है, पता नहीं क्यों हैंग हो जा रहा है बार बार ना, तो मुझे वो स्क्रॉल डाउन करने में भी मसला हो रहा है ना।
अच्छा, इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के साथ घुलता मिलता देखकर ज़रम ने मुस्कुराहट दबाई थी और इन दोनों को देखकर वो खुश भी हुआ था और नाराज़ भी, क्योंकि वो अपनी लिटिल फेरी पर किसी का हक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन फिर दूसरी तरफ भी तो इसका बेटा था ना, वो क्या करता। जिस तरह से अपने रिश्तों के लिए पोजेसिव था, इसी तरह रूहान भी अपने रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव था। बाबा, आप हमें कौन सी आइसक्रीम पार्लर लेकर जा रहे? रूहान का रुख अपने बाबा की तरफ था और वो अपने बाबा की तरफ मुतवज्जो होकर इनसे पूछ रहा था, क्यों, आपको आइसक्रीम के अलावा कुछ और भी चाहिए क्या? ज़रम अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि वो क्यों इतनी स्वीट स्वीट सी बातें कर रहा, इसलिए उसे कुछ और भी चाहिए था खाने को, इसलिए तो वो इतना स्वीट स्वीट सा बन रहा था, अपने बाबा के साथ मस्के लगा रहा था। हम्म। जी जी बाबा, मुझे और पार्टनर को केक भी खाना है बेकरी वाला, जहाँ से आप मेरे लिए लाते हैं, और पार्टनर को भी खिलाएं ताकि पार्टनर को भी अच्छा लगे कि यहाँ पर केक कितने अच्छे मिलते हैं। रूहान ने जल्दी से अपने बाबा की तरफ देखते हुए कहा था, तुम्हें भी केक खाना है? तुम्हें भी केक खाना है? ज़रम ने मोहज़ला की तरफ देखते कहा तो मोहज़ला ने भी ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया था और साथ कहा था कि मुझे चॉकलेट भी खानी है। मोहज़ला के चेहरे की मासूमियत को देखते हुए ज़रम ने बेसाख्ता ही हाँ में सर हिलाया था। अब रूहान और मोहज़ला दोनों को अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ देखकर ज़रम ने भी अपनी निगाहों को रोड पर मरकूज़ करते आइसक्रीम पार्लर की तरफ जाने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। ज़िंदगी तो जैसे इसकी मुकम्मल हो गई थी, अपने बेटे और अपने सुकून अपनी बीवी के साथ, लेकिन अभी भी इसका नाजुक सा सरापा देखकर हमेशा इसकी आंखों में इसकी गुर्बत का खुमार जाग जाता था। लेकिन वह भी छोटी थी, यही सोचकर शर्म चुप था। मुझे बताओ कि जिस यतीम खाने में तुम इस लड़की के पास मिलने जाते हो, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? वो कौन है? जरम खानजादा इस वक्त हवेली की छत पर खड़ा बरलास से गोया हुआ था। बरलास को जरम खानजादा ने ऊपर छत पर बात करने के लिए बुलाया था और इस वक्त छत के वो कदरे कोने वाली साइड पर अंधेरे में खड़े दोनों आसमान को देखते हुए एक दूसरे से मुखातिब थे। लाला, आपको कैसे पता चला कि मैं यतीम खाने में एक लड़की से मिलने जाता हूँ? बरलास ने अपनी हैरत का इस्तफसार करते हुए कहा था। मैं तुझसे मिलने तेरी यूनिवर्सिटी गया था, बस मैं फ्री था तो सोचा कि तुमसे मिल लूँ, तो मैं तुम्हारी तरफ आने ही वाला था, लेकिन भी तुम्हारे दोस्तों से पता चला कि तुम यतीम खाने गए हो तो मुझे हैरत हुई। तो मैं जब वहाँ पर आया तो तुम एक लड़की के साथ दरख्त के नीचे ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे थे, जिसको देख कर मुझे काफ़ी हैरत भी हुई थी। लाला, वो लड़की बरलास अब कंफ्यूज था कि लाला को क्या बताए। इस लड़की से तो पहले इश्क नज़र के इश्क में मुब्तला हो चुका था। हाँ हाँ, इसी लड़की के बारे में तुमसे बात पूछ रहा हूँ। मुझे बताओ कि वो लड़की क्या? जरम खानज़ादा ने इसके कंफ्यूज चेहरे को देखते हुए अपनी अकाबी नज़रों से इसकी तरफ देखते कहा, मैं इस लड़की के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बस लेकिन कुछ सालों पहले मैं इस यतीम खाने में अपने दोस्त के साथ डोनेशन देने गया था। तभी मेरी नज़र इस लड़की पर पड़ी थी। इसका नाम गुल है। बरलास खानज़ादा ने भी अपनी बात शुरू ही की थी कि इसके नाम पर जरम खानज़ादा चौंक पड़ा था। क्या क्या नाम बताया तुमने इसका? जरम ने चौंकते बरलास की तरफ देखते दोबारा से पूछा। गुल है इसका नाम, लाला। बरलास ने हैरत से अपने लाला की तरफ देखते हुए कहा था। इनका रिएक्शन बरलास को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो इस लड़की से पहली नज़र में इश्क कर बैठा था, तो अब अपने लाला के मुंह से इस लड़की का नाम सुनना कहाँ गवारा हो सकता था इस खानजादे को। और अब तो इसकी बहन के साथ निकाह भी हो चुका है इसके लाला का, फिर एक अनजानी लड़की में वो इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा था अपना? गुल, गुल तुम्हें पता है बरलास मुझे इस लड़की के नैन नक्श जरिश से घुलते मिलते नजर आते हैं। वो मुझे शक है कि कहीं वो हमारी बचपन में खोई हुई छोटी सी गुड़िया तो नहीं। तुम्हें पता है इसका नाम भी गुलवरीन ही था। तो क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? जरम ने जो सोच और जो बातें अपने दिल में दबाई थी वो आखिरकार अपनी ज़बान पर लाते हुए बरलास से कर गया। ओहो लाला, क्या हो गया? ज़रूरी तो नहीं कि अब इस दुनिया में कोई भी गुलनाम की लड़की हो तो आपको इसके नैन नक्श जरिश में मिलते नजर आएंगे तो आपको अपनी गुड़िया, छोटी गुड़िया का नाम दे लेंगे। अब इस हकीकत को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि वो इस दुनिया में नहीं रही है? बरलास ने नरमी से अपने लाला का हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा था। जानता था कि इसका लाला अपनी बहन की खोज में ज़मीन और आसमान को एक कर देता, लेकिन हर हाल में उसे अपनी बहन ढूंढनी थी तो ढूंढनी ही थी। नहीं नहीं, बरलास तो मेरी बात को नहीं समझ रहे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस लड़की के नकूश बिल्कुल जरीश में मिलते जुलते नजर आते हैं। और रुक जा, मैं तुम्हें जरीश और गुल के बचपन की तस्वीर दिखाता हूँ, मेरे मोबाइल में सेव है।
जरम खानजादा ने कहा और साथ ही साथ जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर अनलॉक करते हुए गैलरी में जाके वो इस तस्वीर को ढूंढने लगा जो इसने बचपन से तकरीबन अपने पास सेव कर रखी थी। ये रही पिक, तुम देखो इन दोनों के नैन नक्श अब भी मिल रहे हैं। और अगर मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ, गुल और जरीश को अभी भी अपने सामने खड़ा करोगे और इस तस्वीर को इन दोनों को देखोगे तो बिल्कुल इन दोनों के फेस एक दूसरे से मिलते नजर आएंगे। सरम खान ज़्यादा ने बरलास की तरफ अपना मोबाइल बढ़ाते कहा था। बरलास ने लाला के हाथ से मोबाइल पकड़ते देखा तो वाकई में जरीश और गुल के नैन नक्श बचपन में एक दूसरे से मिलते नजर आ रहे थे। लेकिन अब का वो इतना शोर होकर नहीं कह सकता था कि दोनों एक जैसे हैं या फिर नहीं। ठीक है लाला, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि दोनों के फेस एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आते हैं बचपन में, लेकिन अभी जरीश भी बड़ी हो गई है और गुल भी बड़ी है और दोनों में सोचने और समझने की सलाहियत बाकी है। इतना शोर होकर आप कैसे कह सकते हैं कि अभी भी इन दोनों के फेस एक दूसरे से मिल सकते हैं? मुझे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। और मिसाल के तौर पर आप खुद सोचें, मुझे वार्डा ने खुद बताया था कि गुल बचपन से ही इस यतीम खाने में रह रही है। अब मुझे नहीं लगता कि वही गुल होगी, लेकिन वार्डन से सारी बात पता करने पर शायद हमें वो सच बता दे। बरलास ने जन्म की तरफ देखते हुए कहा था। मैं गया था वार्डन से पूछ, लेकिन वार्डन शायद ये समझ बैठी थी कि मैं कोई गलत इंसान और किसी गलत वजह से मैं गुल के बारे में पूछ रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन तुम बोल रहे हो कि तुम कई सालों से वहाँ पर जाते हो, तो वार्डन को तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से पता होगा। हो सकता है तुम पूछो और तुम्हें बता दे। सनम खान ज़ादा को अपनी छोटी सी गुड़िया को ढूंढने के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, वो भी बरलास की सूरत में। क्या हो गया लाला, मैं भाई हूँ आपका, इस तरह से मिन्नत समाजत ना करें, हक से बोले, मैं ज़रूर पता करवाऊंगा। बरलास ने लाड से अपने लाला के सीने पर सर रखते कहा था, तो जरम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ने अहाता किया था। बरलास का चेहरा अपने सीने से निकालते इसके माथे पर लपटे रखते कहा था कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात का पता ज़रूर करोगे। चलो अब जाओ अपने कमरे में, बहुत देर हो गई, तुमने सोना है और मैं अपने अपने शैतान से बेटे का से वादा कर रखा है कि रात में तुम्हारे साथ मूवी देखूंगा। पता नहीं सोया होगा या जाग रहा हो, मैं जाकर देखता हूँ। सरम ने बरलास से कहा और साथ ही साथ वो दोनों अपर सुकून से चेहरे के साथ नीचे उतरते अपने अपने कमरों की तरफ पड़ गए थे। मौजला अपने कमरे में उदास सी बैठी थी। रात का तकरीबन 1 बज रहा था। अभी 2 घंटे पहले इसकी आपी और आरिश लाला एयरपोर्ट के लिए निकले थे और लोग अब 1 हफ्ते के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, जिसकी वजह से अभी सिर्फ 2 घंटे ही गुजरे थे। लेकिन इसका दिल घर में ही नहीं लग रहा था और इसका चेहरा ही उदास सा लग रहा था। जब इसकी मोर इस दुनिया से गई थी, इसके बाद से एक पल के लिए भी ओरला ने मोहज़ला को अकेले नहीं छोड़ा था। इसलिए अब 1 हफ्ते के लिए जाने पर ना जाने मोहज़ला कैसे सब कुछ मैनेज करेगी। अभी तो सिर्फ 2 घंटे ही गुजरे थे और इसके चेहरे पर उदासी ने घर कर लिया था। सरम जब मोहज़ला के कमरे से गुजरकर अपने कमरे की तरफ जाने वाला था, इसके कमरे की लाइट को ऑन देखकर उसे हैरत हुई कि मोहज़ला अब तक जाग रही है, वरना वो लड़की तो नींद की इतनी शौकीन थी कि सोफे पे बैठे बैठे ही सो जाती, और अब रात के 1 बजे वो जाग रही है। हैरत से इसके कमरे के अंदर दाखिल होते कमरे का दरवाज़ा दोबारा से बंद किया था। मोहज़ला जो उदास सी खड़ी खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी, कमरे में किसी को आता देख वो जल्दी से रुख मोड़कर देखती तो उसे जरम खानज़ादा कमरे के अंदर आता नजर आया। आप यहाँ? मौजला ने उसे इतनी रात में अपने कमरे में देखती हुई लड़खड़ाते लहजे में बोलती, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैलाने का बाइस बनी थी। यही बात मैं भी तुमसे पूछने आया हूँ, रात का 1 बज रहा है और तुम अभी तक जागी हुई हो, सो क्यों नहीं रही? जरम ने प्यार से इसकी तरफ जाते इसके कमरे में हाथ डालते अपनी बाहों में भरते इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा था। वो मुझे मोहज़ला कन्फ्यूज़ होती इसके हसार में अपनी आंखों को झुका गई थी। इससे बातें भी नहीं हो रही थी। बताओ मुझे क्यों जाग रही हो इस वक्त? सरम ने इसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर अपने चेहरे के करीब करते कहा था। इसके मासूमियत भरे चेहरे को देखकर जरम खानज़ादा के दिल में जज्बातों ने अपनी पकड़ पकड़ी थी। इसका दिल तेज़ी से धड़कता हुआ मोहज़ला को भी साफ सुनाई दे रहा था, तो दूसरी तरफ मोहज़ला की धड़कनें भी तेज़ी से धड़कते हुए जरम खानज़ादा को सुनाई दे रही थी। क्या बात है, मुझे बताओ, नींद नहीं आ रही क्या मेरे बच्चे को? जरम खानज़ादा ने प्यार से इसके सफ़ेद से सॉफ्ट गालों को अपने अंगूठे से सहलाते कहा था। जरम के सर्द उंगलियों का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करते मोहल्ला ने अपने हाथों की गिरफ्त इसकी शर्ट पर मजबूत की थी। वो मुझे आप ही की याद आ रही है। मोहल्ला ने कांपते हुए लहजे में टूटे फूटे लफ्ज़ों से अपनी बात मुकम्मल करके आंसू भरी आंखों से जरम की तरफ देखा था। ओहो मेरा बच्चा, तो इसमें रोने की क्या बात है? आप ही की याद आ रही है तो सिर्फ 1 हफ्ते ही की तो बात है। वो वापस आ जाएंगे ना, तो रो मत। चलो आ जाओ, मुझे हक करो तो बिल्कुल ठीक हो जाओ। सरम खानज़ादा ने शरारत से इसकी आंखों से आंसू साफ करते उसे अपने सीने से लगाया था। साथ ही कदम बढ़ाते उसे बेड पर लिटाते वो खुद भी इसके पास ही लेट गया था। इसके बालों में आहिस्ता आहिस्ता से हाथ फेरते हुए जरम खानज़ादा इसकी आंखों को ही देख रहा था और इसकी पलकों को लरजते देखकर जरम समझ गया था कि वो शर्मा रही है और ऊपर से इसकी दिल की धड़कनें भी इसको साफ सुनाई दे रही थी। इसकी इतनी शर्म हया को देखते हुए जरम के चेहरे पर मुस्कुराहट ने अहाता किया था। सो जाओ मेरी जान, मेरा सब्र इतना ना आजमाओ। मुझ में इतना सब्र नहीं है कि पास में बीवी लेटी हो, जायज़ हक भी हो, इसके बावजूद भी कोई गुस्ताखी किए बिना ही चुपचाप
तुम्हारे पास बैठा रहूं, सरम खानजादा ने झुककर मौजला के कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में कहते। इसके कान की लो को ज़रा सा अपनी ज़बान से छेड़ा ही था कि मौजला उठकर बैठती लरसती हुई उसे देख रही थी। लेट जाओ, क्यों बैठ गई हो? सरम ने इसकी तरफ देखते हैरत का इजहार करते कहा था कि जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। आप अपने कमरे में जाएं, मैं खुद सो जाऊंगी। मौजला ने एक लड़खड़ाते लहजे में उसे अपने कमरे से भेजना चाहा था। जानती थी कि जब तक वो यहाँ पर होगा उसे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। मैं बिल्कुल भी यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मेरे सामने ही नहीं सो जाती, ज़रम खानज़ादा ने कहा और साथ ही इसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा से तकिए पर लिटाया था और उसकी मोमी से सफ़ेद गाल पर लब रखते दोबारा से इसके जिस्म में स्पार्क उठने का बायस बना था। मौजला का दिल अब धड़क रहा था। वो बुरी तरह से धड़कता हुआ मौजला को कम्फर्टर पे अपने हाथों की गिरफ्त को मजबूत कर गया था। मौजला को कबूतर की तरह अपनी आंखें मीचते देखकर ज़रम ने मुस्कुरा कर इसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाते इसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में लेते इस पर टूटकर बरसना शुरू किया था। मौजला बुरी तरह से हवास बाख्ता होती इसकी शर्ट को अपने हाथों की मुट्ठियों में दबोच चुकी थी। इसका दिल डूब कर उभरा था। ये कैसी फीलिंग थी, ये कैसा लम्हा था जो उसे आज पहली बार यूँ महसूस हो रहा था जैसे इसकी जान निकालने की दर पर हो। तो मेरी प्यारी रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी में रोमांस शुरू हो चुका है और रोमांस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसे हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर कह रही हूँ जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करवा दें, प्लीज़ कंप्लीट करवा दें। तो ठीक है, नेक्स्ट रोमांस जो है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।